दोस्तों कहते हैं ना कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। ये घटना भी आज पूरी तरीके से उसी बात को चरितार्थ करते हुए नजर आ रही है। दो लोग जिसमें राजस्थान का लड़का और उत्तर प्रदेश की लड़की दोनों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर जाते हैं और इसी बीच इन पढ़ाई लिखाई के दौरान है जब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और इसके बाद इन दोनों में घंटों बातें होने लगती है। लेकिन जब इन दोनों को लगा कि अब चूंकि हम लोग घर से आए हुए हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, अगर अगर हम लोग ऐसे ही घंटों बातें करते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। इन दोनों ने आपसी सहमति से ये कमिटमेंट किया एक दूसरे के साथ कि हम लोग पूरी तरीके से पढ़ाई पे फोकस करेंगे और पढ़ाई जब हमारी खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग आगे के जीवन का प्लान करेंगे। पूरी तरीके से दोनों ये सोच समझ के गए थे कि कहीं ना कहीं हमें यूपीएससी क्रैक करना है और यूपीएससी क्रैक करने के बाद एक अधिकारी बनकर वापस अपने घर लौटना है। और शायद इसी सपने को साकार करने के लिए इन दोनों ने पूरी मेहनत की, पूरे लगन से मेहनत की और अंततः कामयाबी उस लड़के को तो मिल जाती है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए वो लड़की असफल हो जाती है। जब लड़का कामयाब होता है, कामयाब होने के बाद वो उसी जिले में पहुंचता है जहां की वो लड़की रहने वाली थी और लड़की जब असफल हो जाती है तब वो अपने गांव, अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन संजोग से जब डीएम साहब अपने जिले में पहुंचकर जनता दरबार लगाए हुए थे, सैकड़ों लोग रोज वहां पे पहुंचते थे और डीएम साहब से अपनी समस्या को समाधान करने के लिए बोलते थे। इसी बीच वो लड़की जो कि एक सामाजिक संगठन से जुड़ गई थी और वो भी अपने सामाजिक संगठन की समस्या को लेकर वो लड़की भी डीएम साहब के पास पहुंचती है और जैसे ही वो सामने उस लड़के को देखती है जो कि डीएम के पद पे वहां पे कार्यभार संभाल रहे थे, तो वो पूरी तरीके से चौंक जाती है और वो सोचने लगती है कि अरे ये तो वही लड़का है जिस लड़के के साथ हमारी पढ़ाई होती थी, लड़के के साथ हमारी घंटों बातें होती रहती थी। तरीके से कामयाब होकर एक आईएएस अधिकारी बनकर भाग्य से मेरे ही जिले में आ पहुंचा है। वो पूरी तरीके से खुश हो जाती है, लेकिन अचानक उसके मन में यह भी ख्याल आता है कि क्योंकि बात काफी दिन की है, लगभग 7 से 8 साल बीत चुके हैं, पता नहीं ये डीएम साहब मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। ऐसा सोच के जब वो लड़की डीएम साहब के पास पहुंचती है अपनी समस्या को लेके, जैसे ही उस लड़की को डीएम साहब देखते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि कैसी हो। ये डीएम साहब के इस बात को वो लड़की सुनती है, ये पूरी तरीके से खुश हो जाती है क्योंकि इस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ये लड़का मुझे 8 साल के बाद अब भी पहचान लेगा। दोस्तों इसके बाद जो होता है बड़ा ही दिलचस्प होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोमांचकारी घटना को आप सुनेंगे तो पूरी तरीके से यह घटना आपको बहुत कुछ सीख दे के भी जाएगी। दोस्तों यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की है। उत्तर प्रदेश गाजीपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम विजय लक्ष्मी होता है, वो अपने घर से यूपीएससी की तैयारी करने के उद्देश्य से दिल्ली जाती है और वहां पे रहकर यूपीएससी की तैयारी करने लगती है, अपनी पढ़ाई करने लगती है। ठीक वहीं पे राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम संजय खत्री होता है, वो भी दिल्ली के मुखर्जी तैयारी कर रहा होता है। तैयारी करने के दौरान ही संजय खत्री और विजय लक्ष्मी की मुलाकात हो जाती है। जब दोनों आपस में मिलते हैं, मन ही मन दोनों एक दूसरे को दिल भी दे बैठते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर बैठते हैं। इसके बाद दोनों पूरी तरीके से लगन के साथ पढ़ाई करने लगते हैं। इन दोनों को क्योंकि यह आभास था कि अगर हम लोग ज्यादा एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, घंटों समय बिताएंगे तो शायद हम दोनों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी और जब पढ़ाई नहीं हो पाएगा हम दोनों का जो ड्रीम है एक आईएएस अधिकारी बनकर वापस लौटने का, वो शायद ड्रीम साकार नहीं हो पाएगा, वो सपना कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाएगा। और इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड होकर ये निर्णय लेते हैं कि हम दोनों अब बातचीत नहीं करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को फोन नहीं करेंगे और इसके बाद से पढ़ाई में पूरे मन से भिड़ जाएंगे। और ऐसा ही होता है, दोनों पूरे लगन के साथ पढ़ाई करने लगते हैं और पढ़ाई करते करते एक समय भी आता है जब 2009 के यूपीएससी के एग्जाम को संजय खत्री साहब क्रैक भी कर लेते हैं और इसके बाद आईएएस अधिकारी बनकर वो लौटते हैं। लेकिन जो लड़की थी वो असफल हो जाती है, वो सफल नहीं हो पाती है और वो वापस जब उसे लग गया कि अब यूपीएससी हमारे बस की बात नहीं है, हमने जी तोड़ मेहनत किया लेकिन मेहनत करने के बाद भी शायद कामयाबी मेरे नसीब में नहीं था, वो निराश होकर वापस अपने घर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लौट जाती है। और इधर संजय खत्री साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर वो उसी जिले में वापस लौटते हैं। संजय खत्री की प्रारंभिक पढ़ाई 8वीं तक की जो पढ़ाई थी वो अपने गांव में ही हुई थी। इसके बाद +2 उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया और +2 पास करने के बाद वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए और इसके बाद फिर एलएलबी और एलएलबी करने के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एज ए आरएस अधिकारी वो अपनी सेवा दे रहे थे। तो आरएस अधिकारी की सेवा देते रहने के दौरान ही
वो ये सोच रहे थे कि हम क्यों ना यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करें, और यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के बाद वो एक आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। जैसा कि आप सबको पता है कि लाखों लोग हर साल यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, लेकिन अगर सफलता की बात की जाए, सफलता पाने वालों की संख्या मात्र हजारों में रह जाती है। और इसी उद्देश्य से संजय खत्री भी राजस्थान से दिल्ली के मुखर्जी नगर पढ़ाई करने के उद्देश्य से वहां पे पहुंचते हैं और दिन रात से मेहनत करने लगते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे बिना जो जी तोड़ मेहनत करते हैं। और यही नतीजा होता है कि जब रिजल्ट आता है तो उनका रिजल्ट भी, उनका नाम भी उन लाखों लोगों में से 1000-2000 लोगों का जो नाम आया होता है जिस लिस्ट में, उनका भी नाम देखने को मिलता है। और यही कारण है कि यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी मेहनती लोग होते हैं वही सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक वही चीज संजय खत्री साहब के साथ भी हुआ। और जब संजय खत्री साहब वहां पे पहुंचे, अपने चैम्बर में बैठकर फरियादी की फरियाद सुन रहे थे। जितने भी लोग वहां पे आए हुए थे, डीएम और एसपी हमेशा अपना जनता दरबार लगाते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी फरियादी अपनी फरियाद को लेकर वहाँ पे आए हुए होते हैं, उन लोगों की बात को डीएम साहब या फिर एसपी साहब बड़े ही गंभीरता से सुनते हैं। और सुनने के बाद तत्काल ये प्रयास उनका रहता है कि जिस भी पर्सन की जो भी समस्या हो, उन समस्या को इंस्टेंट वो लोग दूर करने का हर संभव प्रयास कर पाएँ। जो विजय लक्ष्मी थी वो भी अपने एनजीओ के काम को लेके वहाँ पर वो भी पहुँची हुई थी। जैसे ही विजय लक्ष्मी की नज़र संजय खत्री के ऊपर पड़ता है, डीएम साहब के ऊपर पड़ता है, वो अवाक रह जाती है और वो ये सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे। क्योंकि उसको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो पर्सन, जो लड़का कुछ साल पहले उसके साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, वही लड़का डीएम के पद पर अपनी सेवा दे रहा है। जैसे ही विजय लक्ष्मी संजय खत्री साहब को देखती है, वो ये सोच में पड़ जाती है और इसके बाद उसे लगता है कि हम जिस काम से यहाँ पे आए हुए हैं शायद मेरा काम अब हो ही जाएगा। वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि पता नहीं काफ़ी दिन बीत गए, डीएम साहब मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। बारी बारी से सब लोग डीएम साहब के पास जा रहे थे और डीएम साहब से मिलने के बाद वापस वो लोग आ रहे थे। और जब विजय लक्ष्मी की बारी आती है, विजय लक्ष्मी वहाँ पर पहुँचती है, तो विजय लक्ष्मी के ऊपर जैसे ही डीएम संजय खत्री साहब का नज़र विजय लक्ष्मी के ऊपर पड़ता है, वो तुरंत विजय लक्ष्मी से कहते हैं कि विजय लक्ष्मी कैसी हो। उनके इस बात को सुन के विजय लक्ष्मी अवाक रह जाती है, क्योंकि विजय लक्ष्मी ने ऐसा सोचा नहीं था कि आज भी 8 साल के बाद भी संजय खत्री साहब उसको पहचान लेंगे। जैसे ही वो इस बात को जान गई, इस बात को समझ गई कि विजय लक्ष्मी के नाम से जब वो मुझे संबोधित कर रहे हैं, इसका मतलब वो भली भांति मुझे आज भी पहचान रहे हैं, तब इस बात पर विजय लक्ष्मी कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। खत्री साहब कहते हैं मैं भी ठीक ही हूँ, आप ये बताओ किस परेशानी में हो, आखिर अपने किस काम को लेकर तुम यहाँ पर आई हो। तब विजय लक्ष्मी जो भी एनजीओ के काम को लेके वहाँ पे गई थी, वो अपनी बात बताती है और बात बताने के बाद, चूँकि बहुत सारे लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे थे, एक लंबा लाइन लगा हुआ था, फरियादी वहाँ पे अपनी बात को लेके वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और जब विजय लक्ष्मी इस बात को समझ गई, चूँकि डीएम साहब अपना जनता दरबार लगाए हुए हैं और बहुत सारे लोग प्रतीक्षा में हैं, तो मैं अगर ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकूँगी तो शायद और भी जितने लोग हैं उनको परेशानी होगी। तो विजय लक्ष्मी को ये आश्वासन डीएम साहब देते हैं कि तुम जिस काम से विजय लक्ष्मी आई हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और इसके बाद विजय लक्ष्मी का वो कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं और विजय लक्ष्मी डीएम साहब को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है और वो वहाँ से वापस चले जाती है। जैसे ही अपने घर जाती है और घर जाने के बाद वो अनायास ही संजय खत्री साहब की ओर खींचे चली जाती है और वो बार बार अतीत की यादों में खोकर अपने साथ बिताए हुए उन पलों को याद करती है और वो बार बार सोचती है कि आखिर वो पल कैसा था जिस पल में हम और संजय दोनों एक साथ किसी रेस्टोरेंट में, किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे और प्यार भरी बातें करते थे। एक समय वो था और एक समय आज है कि दोनों का रास्ता अलग अलग है। मंजिल तो दोनों का एक ही था, हम लोग दोनों का उद्देश्य तो एक ही था कि कहीं ना कहीं एक आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है। लेकिन संजय खत्री तो कामयाब हो गए थे, दुर्भाग्य कहिए कि विजय लक्ष्मी को कामयाबी नहीं मिल पाई। और जब विजय लक्ष्मी कामयाब नहीं हो पाई थी, तब वो वापस अपने गांव, अपने घर गाजीपुर चली आई थी। तमाम तरह की बात वो सोच रही थी, उसको रात में नींद भी नहीं आती, वो बार बार इस बात को सोच के परेशान रहती और कहीं ना कहीं वो बार बार डीएम संजय खत्री साहब के ख्वाबों में खोए रहती। और ठीक वही हाल इधर संजय खत्री साहब का भी था। संजय खत्री साहब के भी मानो रातों की नींद उड़ गई थी, दिन का चैन खो गया था। वो बार बार विजय लक्ष्मी को ही याद करते, विजय लक्ष्मी के ही चेहरे को अपनी आंखों के सामने मौजूद पाते। तमाम तरह की बातें हो चुकी थी और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के लिए बेकरार हो चुके थे, दोनों एक दूसरे की ख्वाबों में खो चुके थे।
जो कॉन्टैक्ट नंबर विजय लक्ष्मी ने दिया था उस नंबर पे डीएम साहब फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद अपने मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और विजय लक्ष्मी से कहते हैं कि विजय लक्ष्मी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, और वो भी अकेले में। वो सहर्ष स्वीकार कर लेती है इस बात को विजय लक्ष्मी, और दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। और वहाँ जब मिलते हैं तो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे, चाय वाय पी रहे थे, लेकिन इसी बीच दोनों एक दूसरे के नज़रों में कहीं ना कहीं खोए हुए थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ जानने की कोशिश भी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से बोलना तो चाह रहे थे लेकिन सही तरीके से बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आग दोनों ओर से लग गया था और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था दोनों के बैठने के दौरान। तमाम तरह की बातें हो रही थी। अचानक ही डीएम साहब विजय लक्ष्मी से कहते हैं कि विजय लक्ष्मी, समय का चक्र देखो, हम और तुम दोनों एक ही साथ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर गए थे, लेकिन मुझे तो कामयाबी मिल गई, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो पाई। इस बात का मुझे तो दुख है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि तुम हमें मिल गई। क्या तुम्हारी शादी हो गई? तब विजय लक्ष्मी कहती है कि नहीं डीएम साहब, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी है मेरे ऊपर और मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, और जैसे ही कुछ दिन और समय बीत जाएगा, क्योंकि घर वाले भी चाह रहे हैं कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो संजय खत्री साहब हैं, इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और इंस्टेंट वो कहते हैं कि विजय लक्ष्मी, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? तब विजय लक्ष्मी बोलती है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप और हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, एक साथ यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रह के किए हैं, तो फिर अगर आप उस नाते भी अगर मुझे कुछ बात बोलेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। और आज तो आप जिले का अधिकारी बन के आए हुए हैं, आज डीएम के पद पे आप कार्यभार संभाल रहे हैं, तो आपकी बात का बुरा मानना ये तो हो ही नहीं सकता। आप बोलिए, निसंकोच होकर बोलिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। इस पे संजय खत्री साहब कहते हैं कि विजय लक्ष्मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैसे ही ये बात विजय लक्ष्मी सुनती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि विजय लक्ष्मी ने इस बात की परिकल्पना नहीं की थी कि एक डीएम साहब का भी प्रपोजल, एक जिला अधिकारी का प्रपोजल उसकी ओर से उसके लिए आ सकता है। वो तुरंत सहमति में सर हिलाती है और कहती है कि हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। और इतना सुनने के बाद जो दोनों एक दूसरे की चाहों में खोए हुए थे, अचानक से वो दोनों एक दूसरे को देख के नज़रों ही नज़रों में कुछ कहने की कोशिश करते हैं, कुछ सुनने की कोशिश करते हैं, और दोनों के मन में बेकरारी दोनों के प्रति साफ साफ दिखने लगती है। और फिर वहीं से प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। समय ऐसे ही बीतता है। लगभग 15 महीने गाजीपुर जिला में डीएम संजय खत्री साहब वहाँ पे डीएम के कार्यभार पे रहे थे, डीएम का उन्होंने पद वहाँ पे संभाला था। और इन 15 महीने में वो विजय लक्ष्मी से कई बार मिल चुके थे और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्ट थे। जून 2017 में दोनों मिले थे और जून 2017 के बाद साल के अंत में दोनों परिवार की रजामंदी से गाजियाबाद के एक होटल में एक बेहद ही सिंपल और साधारण तरीके से इन दोनों ने दोनों परिवार की रजामंदी से शादी भी रचा ली और अब दोनों परिवार पूरी तरीके से खुशहाल हैं। लेकिन जैसे ही शादी संपन्न होने के बाद जो डीएम साहब के आलोचक थे, उन्होंने डीएम साहब के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया और वो बोलने लगे कि डीएम साहब कैरेक्टरलेस इंसान हैं, डीएम साहब अच्छे प्रवृत्ति के इंसान नहीं है। तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया और अब तो यहाँ तक भी आरोप उनके ऊपर लगने लगा कि डीएम साहब ने अपने फरियादी के साथ ही शादी कर लिया। अगर वो एक फरियादी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो न जाने कितने फरियादी उनके पास आते होंगे। पता नहीं वैसे फरियादियों के साथ डीएम साहब क्या क्या किए होंगे, किस हद तक वो गुजर गए होंगे। तमाम तरह के आरोप भी डीएम साहब के ऊपर लगने लगे, यहाँ तक कि उनके कैरेक्टर के ऊपर भी लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा, जब पूरी तरीके से उनका विरोध होने लगा उनके शादी को लेके, तो प्रत्यारोप का सिलसिला काफ़ी तेज हो गया। जब डीएम साहब को लगा कि अब मुझे सामने आना होगा और सामने आके वैसे आलोचकों का मुंह बंद करना पड़ेगा, तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो सामने आए और अपनी बात को बड़े ही निष्पक्षता के साथ, बड़े ही बेबाकी के साथ अपनी बात को उन्होंने रखा और इसमें साफ साफ कहा कि विजय लक्ष्मी न सिर्फ एक फरियादी थी बल्कि वो हमारी एक सहपाठी भी थी। चूँकि वो हमारे साथ पढ़ी है, हम दोनों एक साथ रहकर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी किए हैं, उसी समय से हम दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड थे, हम दोनों में बातचीत होती थी और हम दोनों ने ये उसी समय निर्णय लिया था कि हम दोनों शादी कर लेंगे। जैसे ही ये बात समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनमानस में ये बात पहुंचती है, जितने भी आलोचक थे, जितने भी डीएम साहब के शादी के विरोधी थे, या फिर यूँ कहें कि जो भी लोग विजय लक्ष्मी और डीएम साहब की शादी को होने के बाद खुश नहीं थे, उन सब का मानो मुँह बंद हो गया। क्योंकि
ऐसा उनको जवाब ही मिल गया था। डीएम साहब ने साफ साफ कहा था, विजय लक्ष्मी न सिर्फ एक फरियादी थी बल्कि वो हमारी सहपाठी थी। एक तरह से यूँ कहें कि वो हमारी गर्लफ्रेंड थी और हमने उसके साथ कमिटमेंट किया था कि हम तुमसे ही शादी करेंगे, चाहे वो हम कामयाब होते या नहीं होते। वैसे परिस्थिति में भी हम विजय लक्ष्मी से ही शादी करते। और चूँकि जब हम यहाँ पे आए, विजय लक्ष्मी से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और जब बातचीत हुई तो हमने प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल को विजय लक्ष्मी ने स्वीकार भी कर लिया और स्वीकार करने के बाद दोनों परिवार के रजामंदी से हम दोनों की शादी हुई है। हम दोनों इस शादी से खुश हैं। तो वैसे जितने भी आलोचक हैं वो अपनी मुंह को कृपया बंद रखें। इतना सुनते ही आलोचकों के मुंह पे मानो ताला लग गया और सब लोग अपना मुंह उसी अवस्था में बंद रख लिए। और अब पूरी तरीके से विजय लक्ष्मी के साथ खत्री साहब अब खुश हैं। विजय लक्ष्मी भी खत्री साहब को पाके खुश है। आज ये लोग बहुत ही शानदार लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। दोनों का दाम्पत्य जीवन पूरी तरीके से खुशहाल है और डीएम खत्री साहब नोएडा में एसईओ के पोस्ट पर तैनात हैं। बाकी इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको ये बताना भी है कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर आपका प्यार सच्चा है तो एक ना एक दिन वो प्यार आपको मिल ही जाता है, चाहे वो इंसान कामयाब हो, चाहे वो इंसान नाकामयाब हो, जैसा कि इस पूरे घटना में डीएम साहब और विजय लक्ष्मी के बीच हुआ। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये भी बताएं कि जिस तरीके से एक यूपीएससी अधिकारी बनने के बाद भी संजय खत्री साहब ने एक जॉबलेस लड़की से सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी कर लिया क्योंकि उस लड़की से ये कमिटेड थे कि आज संजय खत्री साहब के जगह पे कोई दूसरा अन्य अधिकारी होता तो वो विजय लक्ष्मी जैसे एक साधारण लड़की से शादी करता। आपके जवाब का कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।